मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा में। इटावा को बताया जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें, इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे पूर्व की बात की जाए तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी का यानी दबदबा कायम रहा था। वहीं एक सीट की बात की जाए तो शिवपाल सिंह के खाते में गई थी। आज हम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो कि चंद्रमोहन तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। चंद्रमोहन तिवारी जी, जिस तरीके से कांग्रेस में आपकी एक अच्छी पकड़ है, आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार हो सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपके व्यूवर्स को नमस्कार करेंगे। और रही बात सरकार की, तो जैसा कि हमारी माननीय नेता, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। तो ये समझ लीजिए, ये मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार बिना कांग्रेस के कोई भी नहीं बना सकता। कांग्रेस इस समय किंग मेकर की स्थिति में है। क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दौर में महंगाई बढ़ी थी, क्या कांग्रेस आने के बाद महंगाई पर अंकुश लगाएगी? बिल्कुल अंकुश लगाएगी, क्योंकि पहले भी आपने देखा है कांग्रेस ने, लोग कह देते हैं 70 सालों में क्या किया। मैं कहता हूँ लोगों ने 7 सालों में क्या किया उसका हिसाब मुझे दे दें। महंगाई बिल्कुल कम होगी, और जिस तरीके की मार महंगाई की पड़ी है लोगों के ऊपर, लोग परेशान हैं। इस सरकार को हटाने के लिए आतुर हैं कि कब चुनाव आए और कब हम इस सरकार को विदा करें। क्या लगता है आपको, क्या योगी की सरकार चली जाएगी? आपको लगता है? बिल्कुल, योगी जी की सरकार 10 मार्च को जाने वाली है। और तो किसकी सरकार आएगी? मैंने फिर बोला कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में होगा और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में भी होगी। आप कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इटावा में आपकी गिनती सबसे अलग ही देखी जाती है। क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं आपकी जैसे टिकट हो भी जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो क्या लगता है आपको आप इटावा की जनता को खुश कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अपनी जनता से बिल्कुल यह उम्मीद है, क्योंकि मुझे यह प्यार पहले भी मिला है। चुनाव के तौर पर नहीं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के नाते मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया है। मैं पहला खिलाड़ी था राष्ट्रीय स्तर का जब निशानेबाजी का इस जिले के अंदर, तो मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, एक गाँव में पैदा हुआ हूँ। मैंने ज़मीन में खेतों से काम करने से लेकर यहाँ तक का सफ़र अपनी मेहनत से और लोगों के प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद से तय किया। तो मुझे भरोसा है कि अगर टिकट भी मिलता है तो इटावा की जनता, मेरे अपने लोग मुझे जिताने का और इटावा को युवा विधायक देने का काम करेंगे, जो शायद मुझे नहीं लगता पहले कभी इतना युवा विधायक इटावा के अंदर रहा होगा। चलिए नेताजी, चल के थोड़ा बात कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ये बता दीजिए कि जिस तरीके से इटावा की बात की जाती है, इटावा सपा का गढ़ माना जाता है। क्या लगेगा आपको कि कांग्रेस वाकई में एक अपनी अलग पहचान बना पाएगी इटावा? देखिए, इटावा सही पूछा जाए, एक मायने में एक समय पे कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। तो गढ़ समय की बातें हैं, और समय की गणना हो चुकी है और सपा का गढ़ खत्म हो चुका है। अभी इस समय हम सपा का गढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट विधायक भी इस समय अगर हम बात करें तो एमएलए जो है हमारी सरिता भदौरिया, वो भी बीजेपी से हैं। तो हम ये तो कतई नहीं कह सकते कि सपा का गढ़ है। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी का गृह जनपद कह सकते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश जी का गृह जनपद कह सकते हैं, लेकिन ये गढ़ किसी का नहीं है। गढ़ उसी का है जो अंत में विजय प्राप्त करेगा। तो फिर भी हम क्या समझें कि मान लीजिए अगर आप जीतते भी हैं इटावा की सीट, अगर मान लीजिए आपने जीत ली है, तो जनता के लिए आपकी कुछ सुविधाएं तो होंगी जिसको आप जनता को वादा करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं जो मेरी नेता ने कहा है, रोजगार की बात या महंगाई की बात, या महिलाओं के लिए जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, और महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञाएं की, उन सबको मैं अलग रखते हुए, क्योंकि वो उन्होंने स्टेट राज्य सरकार बनने के बाद की बात कही है। आपने बात करी कि विधायक बनने के बाद, तो वो सारी चीज़ें तो अप्लाई होंगी। उसके साथ साथ जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं, जैसे हमारे रोड की हालत ले लो। रोड की हालतें क्या है? सरिता भदौरिया जी जो विधायक है, उनके घर की खुद की रोडें अच्छी नहीं है। खुद वो नहीं, शायद लग्जरी कार में बैठकर उनको एहसास नहीं होता होगा, लेकिन रोज आए दिन नवयुवक अपनी जान गंवा रहे हैं उस रोड पे। बसरेर चले जाइए आप, बसरेर की रोडें देख लीजिए, तो रोडों की हालत। अभी आप पार्किंग स्लॉट नगर पालिका में अगर 10 लोग अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या मोटरसाइकिलें 50 आ जाएं, तो जगह नहीं है खड़ी करने की हमारे पास, और लोग इधर उधर भटकते हैं। तो पार्किंग स्लॉट कहाँ है हमारे शहर के अंदर? पुल की बात कही थी, हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने भी आके बोला था कि हम पंचनदा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। पुल की बात कही थी, रामनगर फाटक का जो पुल था वो, उसका क्या हुआ? तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बिजली की समस्या, अभी इस समय मैं कुनेरा का रहने वाला हूँ, मैं वही की समस्या बता रहा हूँ। डेली 3 घंटे 4 घंटे सुबह और डेली 3 घंटे 4 घंटे शाम को बिजली कट रही है।
और जब लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि क्षमता वृद्धि हो गई। क्षमता वृद्धि करने का कारण किसका है? किसने क्षमता वृद्धि बढ़ाई? क्षमता वृद्धि आपने बढ़ाई है, तो आप बिजली का उत्पादन भी बढ़ाइए, या बिजली कैसे मिलेगी ये आपकी समस्या है, जनता की समस्या नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोरोना आया, कोरोना में आपने हालत देखी जिला अस्पताल की। जिला अस्पताल के अंदर मशीन है तो काम नहीं कर रही है, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या कोई और समस्या हो, उन सबको लेकर और उन सब पर काम करूँगा। और निश्चित तौर पे 5 साल के बाद मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मुझे इस चुनाव में करनी पड़ेगी। हाँ, जिस तरीके से नेताजी, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए युवा हैं, जो युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। हम इटावा की बात कर लेते हैं। इटावा में कई बीएड बीटीसी वाले जो छात्र छात्राएं हैं, वो छात्र हैं जो शास्त्री चौराहे पर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, आज वो मजदूरी कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी सरकार बनेगी तो क्या होगा इनके लिए? देखिए, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, कल ही मेरी माननीय नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, दोनों लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र निकाला है, जिसमें हम लोगों ने युवाओं के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। जैसे कि कई सारी बेसिक शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती हो, या पुलिस की भर्ती हो, या आंगनवाड़ियों की जो संविदा पे लोग लगे उनको परमानेंट करने का काम हो। कई सारे ऐसे मुद्दे, लाइब्रेरियों का, क्रीड़ा स्थलों का उत्थान करने की बात कही है। तो पूरा एक विधान है, मैं आपको दूंगा और आप पढ़िएगा, मैं युवाओं को भी दे रहा हूँ उस चीज़ को। उसमें कई सारी लंबी लिस्ट है, जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं जो आज तक सरकारों ने भर्तियां नहीं करा पाई, चाहे वो टीईटी की भर्तियां हों शिक्षकों की, या शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न जाने कब से नहीं हुई है, और लोग जब धरना देते हैं तो उनको लाठियों से नवाजा जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो उस घोषणा पत्र में दी हैं, जिनको पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही। और निश्चित तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए जो काम कांग्रेस करने जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति है, इसीलिए हम लोग इसको क्रांति का नाम दे रहे हैं। और मैं यकीनन आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवा और महिला, इन दोनों का बहुत ध्यान रखा जाएगा और बहुत ही इनका जो है उत्थान होने वाला है। जिस तरीके से मान लीजिए योगी आदित्यनाथ का जो शासन रहा है, स्थानीय लोग और जनता भी ये बताती है कि अपराध कम हुआ है। क्या लगता है कि वाकई में अपराध कम हुआ है? अपराध कम हुआ है तो आपको भी पता है कि हाथरस का कांड किनकी सरकार में हुआ, उन्नाव का कांड किनकी सरकार में हुआ, लखीमपुर खीरी में सरेआम किसानों के ऊपर एक नेता का बेटा गाड़ी से उसको कुचल देता है किसानों को, और उसके बाद भी वो आज भी सरकार में है। तो किसकी सरकार में हो रही है ये सभी जानते हैं, और इससे पहले सपा सरकार का किसी से नहीं छुपा। अच्छा, लखीमपुर की खीरी की बात कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या वाकई में एक जांच बिठा ली जाएगी? बिल्कुल जांच बिठा ली जाएगी। हम तो उसके खिलाफ अभी भी धरने पे धरने कर रहे हैं। हमने तो अजय मिश्रा टहनी जी को भी बर्खास्त करने के लिए धरने दिए थे, ज्ञापन दिए हैं, और हम चाहते हैं उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार में है। उनके रहते कभी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये तो सरकार, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कितने बार बोला है, और हम लोगों ने तो हमेशा इस चीज़ का विरोध किया। अच्छा, महंगाई को लेकर और थोड़ी बात कर लेते हैं 2 मिनट के लेकर। महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा? बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को तजुर्बा है सरकार चलाने का। उसने 60 साल 70 साल लोग कहते हैं राज किया है, तो राज ऐसे ही नहीं किया है। हमको तजुर्बा है सरकार कैसे चलानी चाहिए, किस तरीके से बजट पास होने चाहिए, कहाँ पे पैसा लगना चाहिए, कहाँ पे पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस आदमी के पास होती है। वैसे पेट्रोल के मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो पेट्रोल के दाम पर क्या होगा? बिल्कुल पेट्रोल का दाम कम होगा। हम बाबा रामदेव की तरह नहीं कहेंगे कि 35 रुपये 50 रुपये में मिलेगा, जो आज 100 के पार हो चुका है। अभी बाबा रामदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं पे न्यूज़ चैनलों पे दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिएगा जाके, जब आपको मौका मिले, कि 50 रुपये का पेट्रोल आप करने वाले थे, ये तो 100 के पार हो गया। लेकिन मैं 50 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम पेट्रोल किया जाएगा, कम से कम डीजल किया जाएगा, महंगाई पे पूरा का पूरा अंकुश लगाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो उनके जो वादे हैं वो पूरे ही सब खरे उतरेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी उस पर भी अगर उनकी सरकार आती है तो अंकुश लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल तमाम मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।